हेलो जीनियर्स, वेलकम बैक टू स्टडीइंग दी। सो दिस इज द पार्ट 2 एंड इसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद आंसर्स एज यूजुअल। एंड हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर बेसिकली मैंने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एट्थ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कई सारे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ट्रूथ्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी जो कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं उनको एक स्किल मिलती है। एंड वो जो स्किल होती है वो बेसिकली ये होती है कि मैनेजर्स को पता चलता है कि उन्हें किसी भी कंपनी को किस तरीके से इफेक्टिवली तरीके से रन करना चाहिए। तो इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल होता है, चाहे हम बिजनेस के बारे में बात करें, गवर्नमेंट के बारे में बात करें या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें। एंड द मेन पॉइंट इज ये हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इक्वली काम करता है एंड इक्वली तरीके से अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो अगर हम एक स्मॉल स्टार्टअप के बारे में भी बात करें तो या फिर अगर हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात करें तो वहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेम तरीके से अप्लाई होगा। एंड वहां पर भी उसकी उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस होगी जितनी एक स्टार्टअप के अंदर होगी या फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर होगी। सेकेंड इज जर्नल गाइडलाइंस। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पर कोई भी जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो अपना डिसीजन ले पाते हैं, जो कि रिजिड डिसीजन नहीं होते, यानी कि वो प्रॉपर फ्लेक्सिबल होते हैं जब भी उन्हें कोई चेंज करना होता है। एंड जो मैनेजर्स होते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को अडाप्ट कर पाते हैं स्पेसिफिक नीड्स के थ्रू, सिचुएशन को समझते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इस तरीके से डेवलप करा जाता है कि हम उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ला सकते हैं ओवर टाइम। ठीक है। तो ये सिर्फ थ्योरी के ऊपर ही बेस नहीं होता बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बेस होता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे लॉज होते हैं, ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, उन्हें कभी भी चेंज करा जा सकता है एज पर द कंपनी। साथ ही साथ जो मैनेजर्स होते हैं अगर उन्हें कहीं पर भी जजमेंट की नीड लगती है तो वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं एज पर द कंपनीज के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा जाता है दैट इज फोकस ऑन रिलेशनशिप। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो जनरली डील करता है रिलेशनशिप के साथ, जहां पर हम बात करते हैं लोगों के बारे में, पीपल एट वर्क के बारे में बात करते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेशनशिप को बनाने में हेल्प करता है जो कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के बीच में होती है जनरली, जिससे कॉपरेशन भी इंप्रूव होता है, साथ ही साथ में जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ भी चीज अपनी कंपनी के अंदर कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसकी हेल्प से क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो समझ पाते हैं कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेंगे अपनी कंपनी के अंदर तो उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट आ सकता है हमारी कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज कॉन्टेंजेंट नेचर, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली एक टाइप की एप्लीकेशन है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। इसका क्या मतलब है, अगर हम कभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें हमेशा अपनी कंपनी के इन्वायरमेंट को, कल्चर को या फिर जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, फिर उसके बिहाफ पर हमें कोई भी प्रिंसिपल अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। Next question is explain Henry Fayol's 14 principles of management. So this is one of the most important question जो कि जनरली एग्जाम में आता है। So Henry Fayol बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करा था। एंड वो जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो कंपनी की कई ज्यादा हेल्प करते थे मैनेजर कॉन्सेप्ट को समझने में या फिर कंडक्ट को समझने में या फिर अपनी कंपनी की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। नाउ हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल आता है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर बेसिकली जो कंपनी होती है, जो भी टास्क होते हैं उनके, वो उन्हें डिवाइड कर देती है एज पर द एम्प्लॉय की इफिशिएंसी के रिगार्डिंग, और एम्प्लॉय को जो स्किल आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसे काम दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी का, एंड वो जो कंपनी है वो डेवलपर्स को वो काम देती है जो कि कोडिंग से रिलेटेड होता है एंड टेस्टर्स को वो काम देती है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैनेजर्स के पास पूरा राइट होता है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं एम्प्लॉयज को। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमें ऑर्डर मिला है या फिर जो भी हमें टास्क मिला है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमें वो टास्क
कंप्लीट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोजेक्ट लीडर है, तो प्रोजेक्ट लीडर बेसिकली प्रोजेक्ट लीडर वहां पर एक मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है। तो प्रोजेक्ट लीडर के पास पूरा का पूरा राइट होता है कि वो कोई भी काम असाइन कर सकता है, ठीक है। एंड वो क्या होगा, अकाउंटेबल भी होगा अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, वो जवाबदेही भी होगा। तो उसके ऊपर एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है टाइमली। नेक्स्ट हो जाता है दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंपनी के अंदर जितने भी रूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करनी होती है, उसके ओबे करना होता है, ठीक है। एंड अगर कोई भी एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट को भी फुलफिल करना होता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल के लिए हर एक एम्प्लॉय को पंचुअल होना होता है एंड कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसे कोई ना कोई ऑर्डर मिलेगा एंड वो जो ऑर्डर मिलेगा वो अपने सुपीरियर से मिलेगा। सुपीरियर बेसिकली वो पर्सन है जो कि एम्प्लॉय से बड़ी पोस्ट पर है, ठीक है। तो हर एक यानी कि ईच एम्प्लॉय को ईच सुपीरियर से या फिर एक सुपीरियर से, सिर्फ एक ही सुपीरियर से एक एम्प्लॉय को काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय को 4-5 सुपीरियर काम देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर काम देगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेल्स पर्सन है एंड बेसिकली वो जो सेल्स पर्सन है उसे कभी भी 2 मैनेजर से कोई भी काम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उस सेल्स पर्सन को 2 मैनेजर से काम मिल जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होगी एंड वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किस मैनेजर का काम पहले करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है हमारा दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज होती है कंपनी के अंदर, तो वो सारी की सारी सिमिलर एक्टिविटीज जो कि आपस में मैच करती हैं, वो हमेशा ही एक मैनेजर के थ्रू गाइड करी जाएगी, जिसमें एक सिंगल प्लान को फॉलो करा जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मार्केटिंग कैंपेन का। सपोज करते हैं कंपनी को मार्केटिंग कैंपेन रन करना है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर कंपनी को मार्केटिंग कैंपेन को रन करना है तो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा उस पूरे के पूरे कैंपेन को। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो हमेशा से पहले आने चाहिए एज पर द पर्सनल इंटरेस्ट। अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी इंप्लॉय काम करता है तो जो इंप्लॉय के पर्सनल गोल्स होते हैं वो बाद में आने चाहिए एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि जो कंपनी के पूरे गोल्स होते हैं वो पहले आने चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो एम्प्लॉय है उसको कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा काम करना पड़े ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च, ताकि कंपनी की जो सक्सेस है वो आए। नेक्स्ट जो है दैट इज रिन्यूमरेशन। रिन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, हर एक कंपनी के अंदर फेयर कंपेंसेशन का रूल होना चाहिए, जिससे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयज कंपनी के प्रति लॉयल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी जो कंपनी है वो हमें हमारे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगी। फेयर कंपेंसेशन का ये भी मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरीज देनी चाहिए एंड परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें बोनस भी देना चाहिए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। यानी कि बेसिकली अगर सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप मैनेजमेंट। हमें पता है जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है किसी भी कंपनी के अंदर वो हाथों में होती है टॉप मैनेजमेंट के। सो ऐसी टॉप मैनेजमेंट के हाथों में डिसीजन मेकिंग की पावर होती है जिसके बिहाफ पर टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले सकता है कंपनी के अंदर। तो अगर हम एक स्मॉल फर्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सेंट्रलाइज हो सकती है। लार्ज कंपनीज के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो डिसेंट्रलाइज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब बेसिकली क्या होता है, दैट इज चेन ऑफ कमांड एग्जिट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हमेशा से वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी वो एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर कम्युनिकेट होगी। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यानी कि हर एक चीज राइट प्लेस पर राइट टाइम पर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर जो भी टूल्स होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो बिल्कुल राइट प्लेस में होने चाहिए, प्लेस, ठीक है, राइट टाइम पर मिल जाने चाहिए। अगर हम मटेरियल्स को हौच पौच करके नहीं रखेंगे, उन्हें उन्हीं की जगह पर रखेंगे यूज करने के बाद, तो दैट इज गुड एग्जाम्पल कि हम उस मटेरियल को राइट प्लेस पर रख रहे हैं तो वो हमें राइट टाइम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर मैनर में और एक काइंड मैनर में ट्रीट करना चाहिए हमेशा से। एंड वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को एक अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अपनी कंपनी को लॉयल्टी दे पाएंगे, लॉयल्टी को प्रमोट कर पाएंगे और अपनी कंपनी के काम के प्रति इंतजाम भी दिखा पाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। दैट इज
जो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर होता है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। कैसे? अगर हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा होगा तो वो कहीं ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है। तो इसके लिए जो कंपनीज़ होती है उन्हें हमेशा से अपने टारगेट बनाना चाहिए कि कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रख सकें। यानी कि कंपनी को एम्प्लॉयज़ का अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ का मन ना करे कंपनी को छोड़ने का, एंड कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रख सके ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंकरेज होना चाहिए, उन्हें इनिशिएटिव्स लेने आने चाहिए, उन्हें अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कोई भी डिसीजन के अंदर। यानी कि एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फ्री फील होना चाहिए कि कोई भी अगर उन्हें आइडिया आता है तो वो अपनी आइडिया को बता सकते हैं, ठीक है? एंड वो इनिशिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इससे क्या होगा? मोराल भी बूस्ट होगा और इनोवेशन भी बूस्ट होगी। नेक्स्ट इज स्पिरिट दी क्रॉप्स। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, जिससे हार्मनी भी इंक्रीज होती है और कॉपरेशन भी अच्छा रहता है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ों को अचीव करने में हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन बेसिकली अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिशियल एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है जो कि मैनेजमेंट के थ्रू सेट करा जाता है, जिससे कंपनी अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर पाती है। इससे बेसिकली कंपनी अपने रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन कर पाती है, रिलेशनशिप बता पाती है, एंड बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से ले डाउन कर पाती है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, सोसाइटल इंटरेक्शंस कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शंस कर सकते हैं। ये कोई भी ऑफिशियली डिज़ाइन नहीं होता, एंड ये इसलिए डेवलप करा जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस में काम करने में अच्छा लगे। नेक्स्ट है दैट इज पर्पस। तो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का प्राइमरी पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको कंपनी अचीव कर सके इफेक्टिवली तरीके से भी और सिस्टमैटिक तरीके से भी। इसके अंदर हम मेनली फोकस करते हैं टास्क के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अगर मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो इसका गोल होता है कि हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि एक एम्प्लॉय की जो भी नीड्स होती हैं उसको कंपनी सेटिस्फाई कर सके, जैसे कि कंपेनियनशिप होगी, इमोशनल सपोर्ट हो गया, या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एट वर्क हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियरली डिफाइन होता है, जिसके अंदर फिक्स्ड होती हैं कौन कौन सी अथॉरिटी किसको फॉलो करनी है एंड कम्युनिकेट किस तरीके से करना है। हर एक मेंबर को अपना रोल पता होता है, अपनी रिलेशनशिप के बारे में पता होता है, और चेन ऑफ कमांड भी उन्हें पता होता है। लेकिन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करा जाता, इसमें कोई भी हायरार्की नहीं होती। ये बिल्कुल फ्लूइड होता है, एंड हम अपने नेचुरल सोशल ग्रुपिंग्स के ऊपर बेस्ड हो जाते हैं, यानी कि जिसका जिससे नेचर मिलता है वो उससे रिलेशनशिप बना लेता है, उससे कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। एंड ओवर टाइम हो सकता है कि हमें उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल ना लगे, तो इस केस में हम अपनी रिलेशनशिप को या फिर अपनी फ्रेंडशिप को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन की कुछ ऑफिशियल चैनल्स होते हैं, जैसे कि मीमोस, ईमेल्स, मीटिंग एंड रिपोर्ट्स। इन्हीं के थ्रू कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन एक फ्लो में करी जाती है, जिसके अंदर हम कैजुअल कम्युनिकेशन, कैजुअल कन्वर्सेशन को इंक्लूड करते हैं, गॉसिपिंग इंक्लूड होती है, रूमर्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक स्टैब्लिश रूल्स के जरिए, पॉलिसीज के जरिए एंड प्रोसीजर के जरिए ऑपरेट करी जाती है, जो कि मैनेजमेंट सेट करता है, ठीक है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करी जाती है सोशल नॉर्म्स के थ्रू, जिसमें हमारा पेयर प्रेशर होता है एंड हमारे वैल्यूज शेयर होते हैं विद इन ग्रुप्स, एंड साथ ही साथ में हम अपने एम्प्लॉय बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं विदाउट एनी ऑफिशियल इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो रिलेटिवली रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, स्टेबल होती है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी भी फॉर्मल अप्रूवल्स के। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, डायनामिक होती है, इसमें कई सारे चेंजेस हम कर सकते हैं, रैपिडली चेंजेस होते हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, सोशल इंटरेक्शन के बेस पर भी हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, सपोज करते हैं एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाती है जिससे वो अपने डिपार्टमेंट्स को शो करते हैं और रिपोर्टिंग लाइंस को शो करती है। लेकिन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि आपस में लंच करते हैं टुगेदर बैठकर, एक फ्रेंडशिप सर्कल को फॉर्म कर देते हैं वर्क प्लेस के अंदर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कई सारे की फंक्शंस को इन्वॉल्व करा गया है एंड ये की फंक्शंस इसलिए इन्वॉल्व होते हैं ताकि कंपनी अपनी गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सके। हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कंपनी एडवांस में डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, एंड उस काम को कौन करेगा। तो ये सारी चीजें हमारी प्लानिंग में होती है जो पहले से ही कंपनी डिसाइड कर लेती है। प्लानिंग के अंदर कंपनी कुछ गोल्स रखती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखती है, चार्ट्स बनाती है, कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करती है। प्लानिंग के अंदर कंपनी को फोरकास्ट करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। फ्यूचर कंडीशंस को कंपनी समझ पाती है, उसके बिहाफ पर कंपनी कई सारी स्ट्रैटेजीज को भी बना पाती है ताकि आने वाले चैलेंजेस को वो फेस कर सके। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है इसके अंदर हम कई सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज को भी हम अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से ताकि कंपनी अपने प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर देती है जिसके अंदर वो क्या करेगी, रोल्स को डिवाइड कर देती है और अथॉरिटी को भी डेलीगेट कर देती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करते हैं कंपनी के पास काम है एंड वो जो कंपनी है उस काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देती है, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ एम्प्लॉयज। बेसिकली कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं तो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज को कंपनी सबसे पहले तो रिक्रूट करेगी, उन्हें सिलेक्ट करेगी, ठीक है, थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, उन्हें ट्रेन करेगी एंड उन्हें डेवलप करेगी ताकि कंपनी के जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने में एम्प्लॉयज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज, इससे बेसिकली स्टाफिंग करने से जो कंपनी होती है वो ये इस चीज को इंश्योर कर पाती है कि राइट पीपल यानी कि राइट एम्प्लॉय को हम राइट पोजीशन में फिट कर रहे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, सपोज करते हैं हायरिंग स्किल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर हम स्किल सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर करते हैं तो इससे ऑब्वियसली चांसेस होते हैं, बल्कि हायर चांसेस नहीं, श्योरिटी होती है कि कंपनी की जो सेल्स होंगी वो भी बूस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हो जाता है दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना एंड कम्युनिकेट करना। ये सारी की सारी चीजें हम एम्प्लॉयज को करते हैं ताकि एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके, पूरी इफिशिएंसी के साथ काम कर सके एंड हमारी कंपनी की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। डायरेक्टिंग के अंदर कंपनी बेसिकली क्या करती है, लीडरशिप रोल को निभाती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को, सुपरवाइज करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते एक मैनेजर है एंड जो वो मैनेजर है वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से मोटिवेट करेगा, उनकी हेल्प करेगा जहां पर भी वो अटक जाएंगे ताकि जो भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है उसको वो मीट अप कर सके। नेक्स्ट है दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर कंपनी जो होती है वो अपनी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है, उसके बाद क्या करेंगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आई है उसको आपस में कंपेयर करेंगी। यानी कि कंपनी ने एक्चुअली कैसा परफॉर्म करे हैं उसको और जो उन्होंने स्टैंडर्ड करा हुआ था कि इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगी। फिर कंपनीज को जहां पर भी लगता है कि उन्हें कोई भी करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए तो वहां पे करेक्टिव एक्शन को लेंगी। इससे क्या होगा, बेसिकली कंपनी अपनी गोल्स को अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगी एंड अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर पाएंगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करते हैं कंपनी रिव्यू करती है अपनी मंथली सेल्स रिपोर्ट को एंड उसके अंदर कंपनी चेक करती है कि उनके जो टारगेट्स हैं सेल्स के वो अचीव हुए हैं या फिर वो अचीव नहीं हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है दैट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स। सो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जिसकी हेल्प से कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो हेनरी फ्योल ने दिए थे, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, बट इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि हमें ओनली 5 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता है। तो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर बेसिकली कंपनी के पास जो भी काम होता है कंपनी उसे डिवाइड कर देती है अपने इंप्लॉयज के बीच पर एज पर द स्किल्स एंड उसके अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी का मोटिव होता है कि हर एक जो इंप्लॉय वो स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम कर सके ताकि उससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो और उनका जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाए डेडलाइन से पहले। एग्जाम्पल लेते हैं एक फैक्ट्री का, फैक्ट्री में एक हमें ग्रुप असेंबल करना है पार्ट्स, ठीक है, वन ग्रुप ऑफ पार्ट्स हमें करना है, अनदर हैंडल्स क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि फैक्ट्री के अंदर एक जो ग्रुप है वो असेंबल करता है पार्ट्स को, तो दूसरा ग्रुप है वो क्वालिटी कंट्रोल को देखता है। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या करा, कंपनी के पास काम था जिसे कंपनी ने डिवाइड कर दिया।
नेक्स्ट हो जाता है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली अथॉरिटीज का मतलब होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनके पास पूरा अधिकार आ जाता है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं एम्प्लॉयज को। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बंदा अकाउंटेबल हो जाता है अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, वो जवाबदेही हो जाता है कि उसे उस काम को करना ही पड़ता है। जो दोनों चीजें होती हैं वो एक बैलेंस में चलती हैं, जैसे कि मैनेजर्स अथॉरिटी देगा यानी कि कोई काम देगा एम्प्लॉय को, एंड एम्प्लॉय उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करते एक मैनेजर है एंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है एंड उस अथॉरिटी के बेस पर जो मैनेजर होता है वो अपना टास्क को साइन करता है। तो अब जो मैनेजर है जिसने टास्क को साइन करा है वो साइन करेगा एम्प्लॉय को टास्क देगा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर देयर कंप्लीशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए सारे रूल्स को, एग्रीमेंट्स को, ताकि कंपनी के अंदर वो स्मूथली फंक्शन कर सके। यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर बेसिकली वो पंचुअलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कंपनी के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं डिसिप्लिन का आपको नॉर्मल में बताऊं तो डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि कंपनी ने जितने भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस बना रखे हैं हर एक एम्प्लॉयज को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हो जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसे कोई ना कोई ऑर्डर रिसीव होगा, लेकिन वो जो ऑर्डर मिलेगा हमेशा से उसे ऑर्डर एक सुपीरियर से मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय को दो तीन सुपीरियर ऑर्डर करे, एक एम्प्लॉय को हमेशा ही एक सुपीरियर ऑर्डर करेगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एम्प्लॉय है एंड वो जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ अपने ही एक मैनेजर को रिपोर्ट करेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर बेसिकली जैसे कि एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, जिनका गोल सेम होता है, तो वो सारी एक्टिविटीज को हम सेम ही तरीके से डायरेक्ट करेंगे एंड वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि आपस में अलाइन करती हैं वो एक ही मैनेजर के थ्रू कंट्रोल करी जाएंगी यूजिंग द वन प्लान। एग्जाम्पल लेते हैं, जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे वो हमेशा से मार्केटिंग हेड ही कंट्रोल करेगा। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट। प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कंपनी पहले ही एडवांस में सोच लेती है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, कैसे वो अपने काम को करेगी। इसके अंदर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को एडवांस में डिसाइड कर देती है, ठीक है, एंड स्ट्रैटेजीज भी बनाती है ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट तरीके से सारी एक्टिविटीज को कर सके। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की। फर्स्ट इज प्रोवाइड डायरेक्शन। जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं मैनेजर्स की हेल्प करता है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करने के लिए, एंड इससे जो होते हैं मैनेजर्स अपने एफर्ट्स को भी अलाइन कर पाते हैं ताकि वो कंपनी की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट इज रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अगर हमारी कंपनी प्लानिंग फॉलो करती है तो इससे अनसर्टेनिटी भी कम हो जाती है। कैसे? बिकॉज अगर हम क्या करें, प्लानिंग हम क्या करते हैं बेसिकली एडवांस में करते हैं, तो एडवांस में प्लानिंग करने के कारण हम कई सारी चीजें फोरकास्ट कर पाते हैं, फ्यूचर कंडीशन को समझ पाते हैं, जिससे हमारे रिस्क भी कम हो जाते हैं एंड हम उन रिस्क को कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग सम स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट हमारा जाता है दैट इज इम्प्रूव इफिशिएंसी। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम्स को और उसकी बिहाफ पर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं ऑप्टिमल तरीके से। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कंट्रोल। अगर कंपनी प्लानिंग करती है तो प्लानिंग की हेल्प से कंपनी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर लेती है, अपनी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर लेती है और उसको मेजर भी कर पाती है, उसको प्रॉपरली कंट्रोल भी कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इंकरेज इनोवेशन। प्लानिंग की हेल्प से कहीं ना कहीं मैनेजर्स को मोटिवेशन मिलती है आगे के बारे में सोचने के लिए, उनके पास कई सारी इनोवेटिव चीज़ें आती है, इनोवेटिव थिंकिंग उनकी हो जाती है, जिससे वो फ्यूचर चैलेंजेस को भी फेस कर पाते हैं एंड उसको फेस करने के लिए वो स्ट्रैटेजीज बना पाते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग होता है वो फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है जिससे कंपनी कंसिस्टेंट डिसीजन को ले पाती है। एग्जांपल लेते हैं, कंपनी है, कंपनी जो है वो प्लानिंग करती है कि कैसे वो नई मार्केट के अंदर एंटर करेगी, और मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए कंपनी प्लानिंग में क्या करती है, पहले जाती है मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको प्रॉपर वे में एनालाइज करती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाती है, अपने बजट को एलोकेट करती है, उसके बाद कहीं जाकर कंपनी मार्केट के अंदर एंटर करती है। तो कंपनी ने बेसिकली क्या करा, कंपनी ने पहले अच्छे तरीके से प्लानिंग कर ली कि उस मार्केट के अंदर कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, हमें उस मार्केट के अंदर किस तरीके से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ले जाना है, हमारा बजट कितना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लें। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम जर्नल वे में भी बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीजों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना। तो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सेम ही होता है, जिसके अंदर हम कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं, उसको कंपनी अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करती है ताकि कंपनी ने जितने भी गोल्स बना रखे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं, उसको कंपनी अच्छे तरीके से अचीव कर सके ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज।
इसके अंदर कंपनी बेसिकली क्या करेगी, रूल्स बनाएगी, ठीक है, रूल्स बनाएगी एंड गाइडलाइंस को सेट करेगी। उसके बाद वो क्या करेंगी, एक्टिविटीज को ग्रुप कर देंगी, ठीक है, वो अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देंगी कि किसके पास कौन सी अथॉरिटी, किसके पास कौन सी अथॉरिटी है। उसके बाद वो रिलेशनशिप को भी स्टैब्लिश कर देती है अमंग द एम्प्लॉयज, यानी कि वो ये भी बता देती है कंपनी की कौन से एम्प्लॉय को किसको कनेक्ट करना है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग की। तो अगर कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजिंग करती है तो इससे वो अपनी गोल्स को अचीव कर पाती है अच्छे तरीके से। कैसे? अगर कंपनी अपनी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से अलाइन कर लेगी एंड हर एक एम्प्लॉय को उनका काम बांट देगी तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी को काफी ज्यादा ईजी हो जाता है अपने गोल्स को अचीव करना। नेक्स्ट इज क्लैरिफाइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कंपनी क्या करेगी, अगर ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करेगी तो इससे वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर सकती है, उसको क्या कर सकती है, स्टेट कर सकती है, ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करना। बेसिकली कंपनी क्या करेगी, इंडिविजुअल को फोकस टास्क दे देगी, स्पेसिफिक टास्क दे देगी, जिससे एम्प्लॉयज जो होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी एंड वो एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर काम कर पाएंगे अपनी प्रॉपर इफिशियंसी के साथ। नेक्स्ट हमारा जाता है दैट एस्टैब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप, यानी कि इससे हम प्रॉपर सुपरविजन भी सेट कर पाते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी भी सेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। इससे बेसिकली हम अलग अलग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठा पाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी सारी चीजें आपस में स्मूथली तरीके से रन कर सके। नेक्स्ट इज इनेबल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बेसिकली कंपनी क्या करेगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर पाती है जिससे वो स्केलिंग ऑपरेशन को सपोर्ट कर पाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टाफिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो अगेन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना आप लोग। स्टाफिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये एक मैनेजर फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना और डेवलप करना एम्प्लॉयज को, ताकि कंपनी के अंदर जितनी भी वेरियस पोजीशंस होती हैं उसको कंपनी फुलफिल कर सके इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब यही होता है ना जनरली कंपनी के अंदर कि हमारा स्टाफ का मतलब यानी कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज है, क्या स्टाफ है कंपनी का। तो स्टाफिंग का मतलब भी यही होता है कि कंपनी कैसे रिक्रूट करेगी, सिलेक्ट कर रही है, कैसी ट्रेनिंग दे रही है, कैसे डेवलप करवा रही है अपनी एम्प्लॉयज को, और जिससे कंपनी अपनी एम्प्लॉयज में कंपनी के अंदर जितने भी वैकेंसीज होती हैं उसको फुलफिल कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की। सो फर्स्ट हमारा स्टेप आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को समझेगी। यानी कि सपोज करते हैं कंपनी को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो कंपनी सबसे पहले अभी देखेगी कि कितने एम्प्लॉयज हैं कंपनी के पास अवेलेबल एंड क्या उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कंपनी को फ्यूचर में किन्हीं और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर कंपनी सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेगी। सेकंड इज रिक्रूटमेंट। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, सूटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से हायर करेगी। इंटरनल सोर्सेज से कैसे, कंपनी के पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी उन्हें प्रमोशन वगैरह दे सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज से कंपनी हायर कर सकती है। और कंपनी कई सारे एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज कर सकती है, मार्केटिंग कर सकती है कि हमारी कंपनी के अंदर इस पोजीशन में जगह खाली है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर कंपनी बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की कोशिश करती है एंड ये प्रोसीजर कंपनी इंटरव्यू, टेस्ट और बैकग्राउंड चेक के थ्रू फॉलो करती है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ऑडिटेशन। अब कंपनी ने जो भी बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करा होता है एज पर द कंपनी नॉर्म्स एंड कंडीशंस, तो कंपनी उस कैंडिडेट को प्लेस करती है, ठीक है, प्रॉपर वे में, एंड उसके बाद उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती है जिसके अंदर कंपनी कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करवाती है कंपनी के नॉर्म से, कंपनी के कल्चर से, कंपनी की पॉलिसीज से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली कंपनी क्या करेगी, इंप्लॉयज की स्किल्स को और नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि इंप्लॉयज अच्छी परफॉर्मेंस कर सके, उन्हें ट्रेनिंग देती है, उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कंपनी बेसिकली रेगुलर इवैल्यूएट करती है, इवैल्यूएशन करती है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का, ताकि कंपनी उन्हें रिवॉर्ड दे सके अगर उन्हें अच्छा परफॉर्म करे, एंड अगर कहीं पर भी इंप्लॉय लैक कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में तो उन्हें इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग भी एक काइंड ऑफ मैनेजर फंक्शन होता है जिसके अंदर जो कंपनी होती है गाइड करती है, सुपरवाइज करती है, मोटिवेट करती है और लीड करती है एम्प्लॉयज को, ताकि कंपनी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। डायरेक्टिंग एक लिंक की तरह एक्ट करता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। तो बेसिकली इससे क्या होता है, अगर कंपनी डायरेक्टिंग करती है तो कंपनी इंश्योर करती है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं एज पर द प्लान, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कंपनी उन्हें डायरेक्ट करती है प्रॉपर वे में। नाउ अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज सुपरविजन।
सुपरविजन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब हम कॉन्टिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज के ऊपर आई रखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। इससे हम बेसिकली ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो टास्क है वो प्रॉपर मैनर में डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाए। सुपरविजन से क्या होता है, हम मिस्टेक्स को भी डिटेक्ट कर पाते हैं, पहले ही हम मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर पाएंगे और उन्हें गाइडेंस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर जो होते हैं वो रेगुलरली चेक करते रहते हैं प्रोडक्शन लाइन को, ताकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देख सकें। नाउ सेकंड इज मोटिवेशन। सो बेसिकली मोटिवेशन का मतलब होता है, जब कंपनी के अंदर काम करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को इंकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ताकि एम्प्लॉयज अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। इसके अंदर हम कई सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अगर हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है तो हम इन्हें बोनस देते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी देते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि कंपनी जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है, जो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे तरीके से कंपनी के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, हम कंपनी में के अंदर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसको कंपनी कहीं ना कहीं तरीके से मोटिवेट कर रही है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब होता है, जब कंपनी में काम करने वाले लोगों को कंपनी इन्फ्लुएंस करती है, उनको गाइड करती है, ताकि वो अपनी पूरी विलिंगनेस के साथ और इफेक्टिव वे में काम कर सकें। इसके लिए कंपनी अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स का यूज करती है बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करते एक लीडर है, एंड वो जो लीडर है वो अपनी पूरी की पूरी टीम को इंस्पायर करता है ड्यूरिंग टफ डेडलाइन। सपोज करते हैं अगर उस पूरी टीम को कोई टफ डेडलाइन मिली है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड लीडर जो होता है वो अपनी पूरी टीम को इंस्पायर करता है, उनको हेल्प करता है, उनको मोटिवेट करवाता है कि आप कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट है जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, जब हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को एक्सचेंज करते हैं क्लियरली बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। यानी कि कंपनी के अंदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के बीच में प्रॉपर वे में कम्युनिकेट होता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शंस को हम एक्सचेंज करते हैं। इसके अंदर अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जब हम एम्प्लॉय को इंश्योर करते हैं, उनकी ड्यूटीज उन्हें समझाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में बताते हैं, तो इस तरीके से कोई भी कंपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रन कर सकती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एक वीकली टीम मीटिंग रखी गई है, एंड वो जो वीकली टीम मीटिंग है वो इसलिए रखी जाती है ताकि कंपनी अपनी प्रोग्रेस को डिस्कस कर सके, एंड अगर कहीं पर भी कोई भी इशू आ रहा है तो वो विद इन द मीटिंग सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज डिफाइन कंट्रोलिंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कंपनी मॉनिटर कर सकती है कि उनके अंदर मतलब कंपनी के अंदर बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं, ठीक है, उसको कंपनी पूरे अच्छे तरीके से मॉनिटर करती है। साथ ही साथ कंपनी ये भी इंश्योर करती है कि जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं, जैसे हमने प्लान करा था उन एक्टिविटीज का, वैसी वो एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं। अगर वैसे वो एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं हो रही, तो इस सिनेरियो के अंदर कंपनी कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस ले सकती है, ताकि वो प्लान्ड तरीके से जो एक्टिविटीज उन्हें कंडक्ट करनी थी उस वे में वो एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं स्टेप्स कौन कौन से होते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सो इसके अंदर कंपनी क्या करती है, क्लियर मेजरेबल स्टैंडर्ड्स को सेट करती है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड जो भी कंपनी के गोल्स होते हैं उसके बेस पर। अब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंपनी कई वे में बना सकती है, जैसे कि क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, टाइम के लिए और कॉस्ट के लिए। इन सारी चीजों के लिए कंपनी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करते एक सेल्स टारगेट है 50 लाख रुपीज का पर क्वार्टर, तो कंपनी ने क्या करा, बेसिकली एक सेल्स का टारगेट उन्होंने सेट कर दिया, तो सेल्स के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। सेकेंड हमारा आता है दैट इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि कंपनी ने जो एक्चुअली परफॉर्म करा है, जो एक्चुअली काम करा है, उसके बेस पर कंपनी सारा डेटा कलेक्ट करती है। उसके अंदर कंपनी रिपोर्ट्स का यूज कर सकती है, ऑब्जर्वेशंस और इंस्पेक्शन, ये सारी टेक्निक्स का यूज कर सकती है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मंथली सेल्स का ही। तो मंथली सेल्स को पूरा अच्छे तरीके से समझने के लिए जो भी मंथली सेल्स की रिपोर्ट्स होती हैं उसको कंपनी कलेक्ट करेगी, उसमें से डेटा कलेक्ट करेगी, जिसमें से कंपनी एक्चुअल रेवेन्यू शो करेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो इसके अंदर कंपनी क्या करती है, बेसिकली एनालाइज करती है, अलग अलग प्लान्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स को एनालाइज करती है। यानी कि जो उन्होंने कंपनी ने जो प्लान कर रखा था कि हमारा ऐसा ऐसा चीजें होनी चाहिए, वो कंपनी की प्लानिंग थी। तो कंपनी की जो प्लानिंग थी और जो एक्चुअल में कंपनी में हुआ है, उन दोनों को कंपनी कंपेयर करती है, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करती है, रिजल्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करती है। कहीं पर भी डाइवेशन आई है तो वो डाइवेशन क्यों आई है उसको समझने की कोशिश करती है। यहाँ पर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेल्स जो थी वो हमें करनी थी, हमारा जो टारगेट था वो था 50 लाख का सेल करने का, बट एक्चुअल में जो हमने परफॉर्म करा है हमने सेल करी है 45 लाख की। तो यहाँ पे 5 लाख का पूरा गैप आया है, शॉर्टेज हुई है, शॉर्टफॉल हुआ है। तो कंपनी इस डाइवेशन को समझने की कोशिश करेगी, कंपेयर करेगी एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो कंपनी ने टारगेट सेट करा था उसको। नेक्स्ट हमारा जाता है दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो कंपनी क्या करेगी, जितनी भी डाइवेशन है, डाइवेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद कंपनी कौन कौन से ऐसे नेसेसरी चेंजेस कर सकती है जिससे कंपनी के अंदर जो डाइवेशन हो रहा है वो ना हो और कंपनी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको एज प्लान जो उन्होंने करा था उसके अकॉर्डिंग कर सके। यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कंपनी एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है। अगर कंपनी को लग रहा है कि उनकी जो सेल्स टीम है उन्हें ट्रेनिंग की नीड है, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, अपनी सेल्स टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें कुछ मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज दे सकती है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है कंट्रोलिंग की। सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी कंट्रोलिंग करती है यानी कि वो अपने पूरे की पूरी चीजों को मॉनिटर कर रही है, तो जब कंपनी कंट्रोलिंग करती है तो कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने में हेल्प होती है। ठीक है, टाइमली कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सकती है, बजट के अंदर रहकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेकंड, इससे कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के पास, उसकी जो वेस्टेज होती है वो कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, वेस्टेज से कंपनी बच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट कर सकती है, बिकॉज इससे क्या होगा, कंपनी रेगुलरली उनके साथ अप टू डेट रह सकती है, उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है एंड उन्हें गाइड भी कर सकती है। फोर्थ, कंपनी क्या करेगी, आपस में कोऑर्डिनेशन बना सकती है डिपार्टमेंट्स के बगैर, मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान इन मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग के बारे में बात करें तो प्लानिंग कई अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, एंड वो सारी अलग अलग टाइप्स की प्लानिंग कंपनी यूज करती है ताकि वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ प्लान होता है दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लान। तो स्ट्रैटेजिक प्लान वो प्लान होते हैं जो जनरली जो कंपनी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाती है। अब जब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रही है तो उसके अंदर कंपनी अपने पूरे गोल्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करती है, उसको समझती है, ऑब्जेक्टिव्स को समझती है जो उन्हें लंबे टाइम तक अचीव करने होते हैं। ठीक है, इससे कंपनी को कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी अच्छा खासा मिल जाता है। कंपनी जो करेगी, ये जो प्लान होते हैं बेसिकली वो टॉप मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करे जाते हैं, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट ही काम करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कंपनी ने एक प्लान बनाया है कि कैसे वो न्यू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं ओवर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स इज अ लॉन्ग टर्म पीरियड का टाइम हो गया। 5 ईयर्स छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं होता, काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। तो लॉन्ग टर्म जो कंपनी का विजन है वो कंपनी का ये रहेगा कि कैसे वो नए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर कर सकती है। सेकेंड हमारा टाइप आता है प्लान्स का दैट इज टैक्टिकल प्लान्स। तो टैक्टिकल प्लान्स जनरली वो प्लान्स होते हैं जो कि मीडियम टर्म्स के लिए होते हैं एंड बेसिकली ये जो प्लान्स होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान से इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। यानी कि कंपनी सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लान बना लेती है जो कि लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। तो जो कंपनी ने स्ट्रैटेजिक प्लान बनाए होते हैं उन्हीं सारे प्लान को वो छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिफाइन कर देती है, स्पेसिफाई कर देती है, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंप देती है, अलग अलग यूनिट सौंप देती है। तो ये जो प्लान्स होते हैं टैक्टिकल प्लान्स वो जनरली मिडिल टर्म प्लान्स होते हैं, मीडियम टर्म प्लान्स होते हैं जो कि मिडिल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कोई प्लान बनाना, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए ये प्लान है कि उन्हें एक प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च करना है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वार्टर इज अ मीडियम टर्म प्लान। नेक्स्ट हमारा जाता है ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्लान्स। ये बेसिकली वो प्लान्स होते हैं जो कि कंपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए बनाती है। ये जो प्लान्स होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए बनाए जाते हैं, सुपरवाइजर्स के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, डेली प्रोडक्शन शेड्यूल। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, डेली प्रोडक्शन शेड्यूल कर देती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। बेसिकली कंपनी ये बताती है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन्हें डेली कितनी चीज प्रोड्यूस करती है, कितने यूनिट उन्हें डेली प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है फाइनेंशियल प्लान्स। फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं वो जनरली बजटिंग, कैपिटल को मैनेज करना और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना, इन सारी चीजों से हमारा फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या है, बेसिकली पैसा। ठीक है, तो पैसों से रिलेटेड सारे प्लान होते हैं, यानी कि कंपनी का कितना बजट होना चाहिए, कंपनी ने कितने कैपिटल यानी कि कितने पैसे इन्वेस्ट करे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के कौन कौन से हैं। अब जो फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं वो कंपनी के रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमें ऑब्वियसली पता है कि कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो कंपनी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करे उसके लिए हमारा जो फाइनेंशियल प्लान होता है कंपनी का वो हेल्प करता है। कंपनी को किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए उसमें भी कंपनी का फाइनेंशियल प्लान हेल्प करता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एनुअल बजट प्लान का। अब जो एनुअल बजट प्लान है वो कंपनी तब बनाती है जब उन्हें अपने एक्सपेंसेस और अपने रेवेन्यू को बेयर करना होता है, कंपनी को समझना होता है कि उनका खर्चा कितना और उनका प्रॉफिट कितना है।
नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज कॉन्टीजेंसी प्लान्स। तो ये वो वाले प्लान्स होते हैं जो कि बैकअप प्लान की तरह कंपनी ट्रीट करती है, एंड ये जनरली इसलिए बनाए जाते हैं बाय चांस अगर कंपनी के अंदर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी हो रही है, तो उसके लिए कंपनी के पास क्या बैकअप है, तो कंपनी उसके लिए जनरली बैकअप प्लान्स या फिर हम कह सकते हैं कॉन्टीजेंसी प्लान्स को बनाती है। इससे कंपनी को हेल्प मिलती है कि वो फ्लेक्सिबल रह सके, वो रिस्पॉन्सिव रह सके। ठीक है, कोई भी अगर इमरजेंसी आ रही है तो वो किस तरीके से उस इमरजेंसी के साथ डील करेगी, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ रहा है तो वो किस तरीके से उसके साथ डील करेगी। तो ये सारा हमारा कॉन्टीजेंसी प्लान बताता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान का। सपोज कर देते हैं अगर आईटी सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ आईटी सिस्टम फेलियर, तो इसके लिए कंपनी के पास एक रिकवरी प्लान रहना चाहिए कि अगर हमारा आईटी सिस्टम फेल हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। नाउ अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स। सो बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर के पास कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं जिनको वो अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। यानी कि एक मैनेजर की कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि उसकी अंडर कितने लोग काम कर सकते हैं जो आपस में, जिनको वो सुपरवाइज कर सकता है और उनको वो कंट्रोल कर सकता है। इससे बेसिकली वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि मैनेजर हिरार्की की क्या विड्थ हो सकती है एंड उसका किस तरीके से हमारी कंपनी के ऊपर इफेक्ट होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को। सो बेसिकली नेचर ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का नेचर क्या है, किस टाइप का हमें काम करना है। तो अगर हमारा काम कॉम्प्लेक्स है, उसमें कई सारे डाइवर्स टास्क इंक्लूड है, तो उसके लिए बेसिकली हमें एक नैरो स्पैम बनाना पड़ता है। एंड नैरो स्पैम का मतलब क्या है, जो मैनेजर होगा वो क्लोजली सुपरवाइज करेगा अपनी सारी टीम को। ठीक है, उसमें एक रूटीन होगा, सिंपल टास्क दिए जाएंगे वाइडर स्पैम के लिए, यानी कि एक प्रॉपर रूटीन में काम होगा सारा का सारा, छोटे छोटे और सिंपल सिंपल टास्क डिवाइड होंगी जिन पे उन्हें काम करना होगा। नेक्स्ट इज मैनेजर्स कैपेसिटी। एक मैनेजर के पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितने सारे सबऑर्डिनेटर्स को एक ही टाइम पे इफेक्टिवली तरीके से हैंडल कर सकता है, उसकी बेस पे हमारा स्पैम ऑफ कंट्रोल अफेक्ट होता है। साथ ही साथ में अगर कोई मैनेजर है जिसे लेस एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो नैरो होगा, उसके अंदर कम लोग काम करेंगे, और जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके अंदर ज्यादा लोग काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयज। तो बेसिकली अगर हमारे एम्प्लॉयज वेल ट्रेन्ड है, उन्हें कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो उन्हें कम सुपरविजन की नीड होगी, जिसके लिए हम वाइडर स्पैन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें ज्यादा सुपरविजन की नीड होगी नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस एंड वेल ट्रेन्ड। ठीक है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर है जिसको ट्रेनिंग की नीड है, जो कि अनट्रेन है, न्यू है, तो उसको कई सारी गाइडेंस की नीड होगी और उसको लिमिटेड स्पैम की नीड होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जियोग्राफिकल डिस्पर्सन। तो बेसिकली जो सब ऑर्डिनेटर्स होते हैं वो ऐसा हो सकता है कि कोई किसी लोकेशन में बेस्ड हो, कोई किसी लोकेशन में बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल कोई झारखंड रहता हो, कोई दिल्ली रहता हो, कोई देहरादून रहता हो, कोई ऋषिकेश रहता हो, तो कहीं पर भी वो रह सकते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मैनेजर्स को काम करना होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, बेसिकली कंसिडाइज्ड होते हैं, उनकी टीम्स होती हैं, उनको एक वाइडर स्पैम की नीड होती है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इसके अंदर हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, प्रॉपर आपस में कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करना पड़ता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखनी पड़ती है, ताकि जो मैनेजर्स है वो अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर सके, जिससे उनका जो स्पैम पीरियड होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हमारे नेक्स्ट हो जाते हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। तो बेसिकली कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो टॉल हिरार्कीज का यूज करते हैं विद नैरो स्पैम, और कुछ होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं वाइडर स्पैम के साथ। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर है जिसको 10 वर्कर्स को कंट्रोल करना है, उसको सुपरवाइज करना है 10 वर्कर्स को शॉप फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पर वो उसका जो स्पैम ऑफ कंट्रोल होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर 10 लोगों की टीम काम कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ आर दे रिलेटेड। सो बेसिकली अथॉरिटी का मतलब होता है राइट देना, यानी कि अधिकार देना, चाहे हम वो मैनेजर को दे रहे हैं या फिर एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो अगर हम इन्हें किन्हीं भी, मतलब अगर हम मैनेजर या एम्प्लॉय को अधिकार दे देते हैं कंपनी, तो उससे उनके पास राइट आ जाता है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, ताकि कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। साथ ही साथ में जो अथॉरिटी होती है बेसिकली वो डाउनवर्ड हिरार्की में फॉलो होती है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, टॉप मैनेजमेंट को अथॉरिटी मिलती है, फिर ऐसे ऐसे कर कर लोअर मैनेजमेंट तक जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन जो कि एक इंडिविजुअल को दी जाती है, ताकि जो इंडिविजुअल को हमने टास्क असाइन करा है, जो उसे टास्क दिया गया है, उस टास्क को वो
कंप्लीट कर सके टाइम के अंदर, एंड वो अकाउंटेबल भी होता है अपने टास्क की कंप्लीशन के लिए। अकाउंटेबल क्या है, बेसिकली वो जवाबदेही है कि उसने टास्क को कंप्लीट करना है और अभी तक उसने टास्क को क्यों नहीं कंप्लीट करा, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। अब रिलेशनशिप क्या होते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो बेसिकली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड जाती है, यानी कि दोनों साथ में जाती है। अगर एक जो पर्सन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसके पास अथॉरिटी भी होती है कि वो कोई डिसीजन ले सके, कोई ऑर्डर दे सके। नेक्स्ट हो जाता है दैट इज बैलेंस। सो अगर हमने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है जो कि एक्सीड है, यानी कि अथॉरिटी से ज्यादा अगर हमने किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो इस केस में उसके पास कई सारे टास्क होंगे जिसे उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही होगा उसकी कंप्लीशन के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज उसके पास कई सारा काम आ जाएगा जिससे उसे कंप्लीट करना है। और अगर हम अथॉरिटी ज्यादा दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देते हैं, तो इस केस में उसके पास कई सारी पावर आ जाएगी जिसका वो मिस यूज कर सकता है, कई सारे ऑर्डर्स दे सकते हैं जिसका वो मिस यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। सो बेसिकली अथॉरिटी जो होती है वो डेलीगेटेड होती है अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेटर्स। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इम्पाइल होती है, इम्प्लीकेबल होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, बिकॉज अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वो पर्सन अकाउंटेबल होता है कि उसका क्या रिजल्ट आएगा और उसने कैसे उस रिजल्ट को अचीव करा। एग्जाम्पल लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो टास्क को एलोकेट कर सकते हैं अपनी टीम के बीच में, एंड उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जो भी उन्हें प्रोजेक्ट करना है उस प्रोजेक्ट को वो टाइमली कंप्लीट करें। सो येस गाइस, दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 2। हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, एंड दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हैं, एंड मेक श्योर कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। एंड थैंक यू।